रिश्ता मान करके चलते हैं कि उनका एक रिलेशनशिप है गॉड के साथ, और उस रिश्ते को वो टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, रिसोर्सेज देते हैं, यानी कि दे प्रे गॉड, दे गो टू टेम्पल्स, राइट? So they feed that relationship. Sometimes, they talk, sometimes they think that their prayers are being answered, इनकी prayer को answer मिल रहा है. So somehow people nurture their relationship with God or nature as well. Okay. तो ये कुछ हमारे रिश्ते हैं. अब इन रिश्तों में हैप्पीनेस कैसे बढ़ाई जाए, और इन सभी रिश्तों में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है, बाकी सारे रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक ही रिश्ता है जो आपकी हैप्पीनेस को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, और वो है आपका रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि आपका पति पत्नी या वो जो पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है. दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो डिफाइन करता है आपके रिश्तों को. यस और नो? तो ज्यादातर इनफैक्ट जब बात लोग रिलेशनशिप की करते हैं तो अल्टीमेटली लोग अज्यूम भी यही कर लेते हैं कि किसकी बात हो रही है, कपल्स की बात हो रही है. यस और नो? सिंपल अजम्पशन वहीं जाती है ना. सिंगल पर्सन जो होते हैं वो कभी रिलेशनशिप काउंसलिंग में जाते ही नहीं है. ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलिंग में शादीशुदा ही जाते हैं, ठीक है, या फिर जिनके दिल टूट गए हैं. सो सबसे ज्यादा जो बाकी रिश्ते तो क्या, आपकी केमिस्ट्री टेक केयर कर लेती है, ठीक है. रिश्ते का नेचर ऐसा है कि मतलब आपका बच्चे के साथ झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये पता है आपको कि इसको साथ में रखना है, राइट? गुस्सा आ सकता है, कंट्रोल का रिश्ता है, एक अथॉरिटी स्टैब्लिश्ड है, सामने वाला जो बच्चा है वो अथॉरिटी में नहीं है, आप अथॉरिटी में है, तो क्या, और प्लस जो ओवरऑल डायनेमिक्स है वो सब टेक केयर कर लेती हैं. लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानी, अगर खुशियों में जो परेशानी आती है, वो सबसे ज्यादा आती है आपका जब रोमांटिक रिलेशन, यानी कि आपका अपने पति के साथ में या पत्नी के साथ में, जिनके साथ आप अधिकतम समय बिताने वाले हैं, लगभग आप अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले हैं, और 24 घंटे उस इंसान के साथ में रहते हैं. इसलिए बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपका सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट आता है रोमांटिक रिलेशनशिप का आता है, ठीक है. और इस रोमांटिक रिलेशनशिप को कैसे बढ़िया करें, कैसे आइडेंटिफाई करें कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में तो नहीं है, कहीं कहीं आप किसी नार्सिस्टिक पार्टनर के साथ तो अपना जीवन नहीं जी रहे, ठीक है. टॉक्सिसिटी को आइडेंटिफाई कैसे करें, ट्रिगर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, कि अगर आपके पार्टनर्स में कुछ ट्रिगर्स हैं तो उन ट्रिगर्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? ये बहुत जरूरी है. टॉक्सिसिटी है, आइडेंटिफाई हो गई है अगर, तो हाउ टू, किस तरीके से आप उससे बाहर निकलें, उसके बचाव क्या है, अपने आप को हर्ट से कैसे बचाएं, और रिश्ते इवोल्व कैसे होते हैं, ये सब कुछ गहरे टॉपिक इस वर्कशॉप में हम करेंगे. इसलिए रिलेशनशिप का जो हमारा टॉपिक है सिर्फ आज एक क्लास में नहीं चलेगा, ये 2 क्लास चलेगा, ठीक है. ये आज सिर्फ पार्ट 1 हम ले रहे हैं, आज सिर्फ इसको डीपली समझेंगे, पार्ट 2 में टेक्निक सीखेंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हर्ट. हो सका तो आज ये एक बबल टेक्निक होती है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे अपने आप को हर्ट से बचाएं. उसके लिए एक मेडिटेशन है जो हम करेंगे. तो वाई एंड हाउ, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ जिंदगी भर जी रहे हैं, 24 घंटे बिता रहे हैं, तो वहीं तो होगी प्रॉब्लम, और कहाँ होगी. जिसके साथ इतना समय बिता रहे हैं आप, तो ऑब्वियसली वहां तो प्रॉब्लम आएगी. जहाँ इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, इतनी सारी आशाएं जुड़ी हैं, प्लस एक्सपीरियंस कुछ है नहीं. आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो पहले लाइसेंस मिल जाता है, थोड़ा सीख लेते हैं, स्किल ले लेते हैं, लाइसेंस मिलता है, फिर आप उसको चलाना सीखते हैं. 2 लोग पहले
इंडिविजुअल थे, एकदम से इनकी शादी करा दी, बोले अब तुम पति पत्नी हो। एग्जाम्पल के नाम पे रिश्तों का इन्होंने सिर्फ अपने माता पिता का रिश्ता देखा है बस, या बड़े भाई बहन का रिश्ता देखा होगा। और कितने रिश्ते आपने देखे हैं, आपको कितने रिश्ते, इनफैक्ट फर्स्ट हैंड जो एक्सपीरियंस है आपका वो मेनली आपका अपने माता पिता का जो आपने रिश्ता देखा वही तो रेफरेंस है आपका, बाकी बाहर से थोड़ी कुछ पता चलता है। भारत में डाइवोर्स रेट 7% की है, लेकिन अगर जो डाइवोर्स मन में हो गए हैं वो मन वाले भी अगर आप काउंट कर लें तो 60% से ऊपर है, अमेरिका को बीट कर देंगे हम। लेकिन हम मन वालों को काउंट नहीं करते, क्योंकि हम बड़ा समाज से प्रभावित रहते हैं। हमारे यहाँ पे सिर्फ दो लोग शादी नहीं करते, पूरे पूरे समाज की शादी होती है, परिवारों की शादी होती है, इस वजह से। तो इस रिलेशनशिप को थोड़ा गहरे में समझते हैं और किन स्टेजेस से गुजरता है। मैं आपको स्टेजेस बताता हूँ कि एक रोमांटिक रिलेशन जो है वो लगभग 5 स्टेज से 5-6 स्टेज से होते हुए गुजरता है। और जरा समझते हैं, आप भी आइडेंटिफाई करें कि आपका रिश्ता किस स्टेज में है। जिनके हैं रिश्ते बहुत बढ़िया, जिनके नहीं है वो पहले से ही सीख लें ताकि आपको परेशानी ना हो। तो 6 स्टेजेस होती हैं दोस्तों रिलेशनशिप की, ठीक है, 6 की 6 स्टेजेस मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। चलिए, पहली स्टेज लिखें। मैं पॉइंटर आपको यहीं पे दे देता हूँ, फिर एक एक करके आपको समझा देता हूँ। चलिए, आपके वर्कशीट में होंगे ये 6 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पे आए। पहली स्टेज होती है लव एंड पैशन की स्टेज। फर्स्ट स्टेज जब रिश्ता शुरू होता है, एक रोमांटिक रिश्ता जब शुरू होता है, तो इसकी पहली स्टेज है लव एंड पैशन। आप सभी ने, मैक्सिमम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा इस स्टेज को। ये वो स्टेज है जिस स्टेज में मतलब कि आवाज ना सुन ले तो मतलब कि दिन शुरू नहीं होगा, गुड मॉर्निंग ना हो जाए तो मतलब दिन शुरू नहीं होगा। इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए, मतलब चैटिंग चल रही है तो मतलब रात को 9 बजे बैठे हैं तो सुबह 5 कब बज गए पता ही नहीं चल रहा है। मतलब एक झलक देखने के लिए 2 घंटा ट्रेवल भी करना पड़े तो ट्रेवल कर जाएंगे। बात किए बिना खाना नहीं खाएंगे। कई रिचुअल होंगे। मतलब बहुत सारा प्यार और बहुत सारा पैशन है। किया एक्सपीरियंस। मतलब तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है, ठीक है, ऐसे गाने बजते हैं। चांद तारे तितलियां भंवरे बाग बगीचे, ठीक है, जन्नत स्वर्ग, ठीक है, जिंदगी भर का साथ, 7 जन्मों का साथ, एग्जिस्टेंस सोल में, ये सब चलता रहता है कि यस और नो। मतलब इंसान तोतला तक बन जाता है, ठीक है। सीधे नाम से तो उसे बोला ही नहीं जाता, अपने जो प्रियजन है जिससे प्यार है उसे सीधे नाम से तो बोल ही नहीं सकता है। हाँ देखो, ये आ रहे हैं ना, एक्सपीरियंस लोग आ रहे हैं चैट बॉक्स में। कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। यस और नो। मतलब छोटी छोटी बात भी कितनी अहमियत रखती है रिश्ते की उस फेज के अंदर। इंगेजमेंट के बाद से लेके शादी के बीच का पीरियड, शादी के पहले के कुछ दिनों के पीरियड, मतलब इंतजार किया जाएगा, मतलब खाना खाएंगे तो साथ ही खाएंगे एक थाली के अंदर, मतलब वेट करेंगे, ठीक है। तो प्यार भी है, बहुत सारा प्यार है रिश्ते में, और बड़ा पैशन है, एक दूसरे को लेकर के पैशन है। मतलब जन्मदिन आ रहा है तो मतलब पहले से ही अंदर से एक्साइटमेंट चल रही है कि क्या कर दूं, क्या कर लिया जाए। साथ हाथ पकड़ के बैठ जाना, वो करना, मतलब ट्रेन में भी जा रहे हैं तो दो अलग अलग कुर्सियों में नहीं बैठना चाहते हैं, मतलब कि एक साथ ही एक सीट पे ही बैठेंगे।
लॉट ऑफ पैशन। ठीक है, लॉजिक नहीं लगा रहा ज्यादा इंसान इस रिश्ते में। मतलब 3 घंटे की ड्राइविंग भी करनी है ना 5 मिनट देखने के लिए, तो इसका लॉजिक काम नहीं करेगा, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, आप अनुभव तो मुझे होगा ना, इतने सारे लोगों को काउंसिल किया है। ठीक है, बहुत सारा अनुभव है। आपको तो शायद अपनी जिंदगी का होगा। तो ये है फर्स्ट फेज आपके रिश्ते की, दैट इज लॉट्स ऑफ लव, lots of passion, full of love, full of passion. Why this passion is there? This passion is there because your oxytocin levels are very high. Your inner chemistry, you are under the influence of the euphoria of your inner chemistry. आपके अंदर के जो ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामीन, ये केमिस्ट्री जो है आपकी, इसके यूफोरिया में हो आप, इसमें क्लाउडेड हो आप। इसलिए आपने कॉलेज के दिनों में किसी दोस्त को प्यार में पड़ा हुआ देखा होगा। अगर आपको पता भी था कि लड़का गलत है या लड़की गलत है, आपने आगाह करने की कोशिश भी करी होगी, लेकिन दोस्त तो मतलब दीवाना, अरे तू क्या समझता है, मैं समझता हूँ। इसलिए कहते हैं ना, द लव इज ब्लाइंड एंड मैरिज इज आई ओपनर। तो आप बिल्कुल एक यूफोरिया के अंदर हैं। इसलिए पता है क्या कहा जाता है, फॉलिंग इन लव। Why they call it falling? Because falling is always, you don't require effort to fall. किसी चीज को फॉल करने के लिए एफर्ट नहीं चाहिए, नेचुरल ग्रेविटी उसको अपने आप फॉलिंग को सपोर्ट करती है। दैट्स वाई वी फॉल इन लव, बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ योर इनर केमिस्ट्री इज ऑटोमेटिकली मेकिंग यू फॉल, मेकिंग यू डू थिंग्स। ठीक है, सो इन द फर्स्ट स्टेज, आपके रिश्ते की पहली स्टेज में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। हालांकि आप हो सकता है बहुत सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आपको एफर्ट नहीं लगेगा। व्हाई? बिकॉज योर इनर केमिस्ट्री इज कंप्लीटली कंट्रोलिंग योर बिहेवियर एंड योर फीलिंग्स टुवर्ड्स योर पार्टनर। हाई लेवल ऑफ ऑक्सीटोसिन, डोपामिन इज देयर। नाउ आफ्टर फ्यू years, what will happen? This euphoria will subside. Your inner chemistry, you will be adapted to your inner chemistry, and with age your chemistry will also change. Now your oxytocin levels will drop, and अब आपके अंदर, हर इंसान की अलग अलग उम्र में ये आ सकता है, ठीक है, अलग अलग टाइम लग सकता है। अब आपके अंदर सेकेंड स्टेज अनलॉक होगी। और सेकेंड स्टेज क्या है देखें, सेकेंड स्टेज है लव इज देयर, देयर इज लव बट नो पैशन। सेकेंड स्टेज में प्यार तो रहता है, लव बट नो पैशन। बहुत सारा प्यार दिखेगा, लेकिन पैशन खत्म हो जाएगा अब। नाउ यू आर नॉट दैट मच पैशनेट अबाउट योर पार्टनर। मतलब अब आप कहेंगे कि यार तुम तो रोज ही 12 बजे के बाद आते हो घर, अभी तो 8 बजे भूख लगती है तो खाना खा लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर आने के बाद ही सोना जरूरी है। अब यार, अब 3 घंटे ट्रेवल करके 15-20 मिनट मिलके क्या होगा, वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। अब पैशन, जो आप इरेशनल चीजें करते थे या फिर जो रिचुअल थे रिलेशनशिप के, अब वो चीजें डाउन होने लगेगी, और अब थोड़ा सा लॉजिक आने लगेगा बीच के अंदर, और पैशन डाउन। प्यार अभी भी है, प्यार अभी भी आप एक दूसरे को करते हैं, मगर अब वो पैशन नहीं है आपका। नाउ योर रिलेशनशिप विल स्टार्ट लूजिंग पैशन, बट बोथ नो दैट देर इज लव। दोनों ही स्टेज बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर इस स्टेज पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया और पैशन को बहुत गिरने दिया आपने, तो अब यहां से फिर तीसरी स्टेज बनने लगती है। और ये स्टेजेस इतनी धीरे धीरे ट्रांजिशन होती है ना, कि कई बार ये हो रही होती है और पता नहीं लगता, और जब बहुत दूर आप निकल आते हैं तब पता लगता है। कुछ लोग होते हैं
जो संभल जाते हैं तो इन स्टेजेस को रिवर्स कर लेते हैं, मगर ज्यादातर लोग नहीं कर पाते, वो स्लिप होते रहते हैं अगली स्टेज के अंदर और पता भी नहीं चलता है। और तीसरी स्टेज देखें क्या होगी, जब आप पहली दो स्टेज से गुजर जाएंगे तो नाउ यू विल कम टू द थर्ड स्टेज। अब यहां से थोड़ी खतरनाक और डेंजरस स्टेजेस चालू हो गई हैं रिश्तों की। नो लव एंड नो पैशन। तीसरी रिश्ते की स्टेज आती है जब ना तो ज्यादा प्यार है, ना ही पैशन बचा है। यानी कि अब ये रिश्ता न्यूट्रल स्टेज में आ चुका है। न्यूट्रल मतलब दो पार्टनर हैं, रूममेट्स हैं जो साथ में रहते हैं, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पता है, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ठीक है। अब मतभेद होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। जो बातें पहली स्टेज में प्यारी लगती थी, अब वही बातें इरिटेट करने लगती हैं। ठीक है। पहली स्टेज में पार्टनर की कोई गलती नजर नहीं आती। ठीक है। पार्टनर की हर गलती अदा लगती है कि क्या अदाएं हैं इस इंसान में। ठीक है। और तीसरी स्टेज में आते आते हर अदा गलती लगने लगती है। अब एक न्यूट्रल रिश्ता हो जाता है कि जैसे कि दो रूममेट्स हैं जो साथ में रह रहे हैं, ये अपनी जिंदगी में लगा हुआ है, वो अपनी जिंदगी में लगी हुई है, दोनों का अपना अपना रोल है, अपना अपना रोल अदा कर लेंगे। अब इन दोनों में गहरी बातें नहीं होती हैं। अब ये आई लव यू नहीं बोलते हैं, इनको महीनों बीत गए एक दूसरे से आई लव यू बोले हुए, याद भी नहीं लास्ट टाइम कब बोला था। ठीक है। ये तीसरी स्टेज हो चुकी है। तो थर्ड स्टेज में आप देखेंगे अ वेरी न्यूट्रल स्टेज। बहुत न्यूट्रल सी स्टेज में आप आ जाएंगे। बिल्कुल न्यूट्रल सा रिश्ता है, हाँ भाई साथ रह रहे हैं, अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके। यहां भी अगर नहीं संभाला तो आएगा चौथे स्टेज। फोर्थ स्टेज है व्हेन यू आर प्लानिंग टू escape। फोर्थ स्टेज में पता है क्या होता है, अगर आपने तीसरी स्टेज में अपना रिश्ता नहीं संभाला तो धीरे धीरे ये चौथी स्टेज पे स्लिप हो जाएगा। चौथी स्टेज में आप मन ही मन इस रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, इससे भागना चाहते हैं। इस स्टेज में आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैं फंस गया हूँ, आई एम ट्रैप्ड। ठीक है। भले ही समाज के दबाव से, बच्चों की जिम्मेदारियों से, अब इस रिश्ते में रहने का रीजन आप एक दूसरे के लिए रीजन नहीं है, अब आपके लिए रीजन है समाज, बच्चों का भविष्य, खुद की सिक्योरिटी। मे बी मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मे बी समाज क्या सोचेगा अगर मैंने ये किया तो, माता पिता का क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। नाउ दीज थिंग्स becomes your reason to stay in the relationship, but inside there is bitterness। ठीक है जी। यही वो स्टेज है जिस स्टेज में कई बार इंसान शादी के बाहर अपनी नीड्स को खोजने निकल जाता है। ठीक है। और अब आयरनी पता क्या है, आयरनी ये है कि जरूरी नहीं कि दोनों पार्टनर सेम स्टेज पे हों। हो सकता है कि एक पार्टनर तीसरे पे है, दूसरा वाला चौथे पे जा चुका है, दे बोथ आर नॉट ऑन सेम पेज, दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। अब ये और कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि जो अभी दूसरे पे है वो शायद एफर्ट लगा के रिश्ते को रिवाइव करना चाह रहा है, और जो चौथे पे आ गया है वो ऑलरेडी इमोशनली चेकआउट कर चुका है। फिजिकल चेकआउट उसका नहीं हुआ है, लेकिन चौथी स्टेज तक आप इमोशनली चेकआउट कर जाते हैं।
आप मान लेते हैं कि रिश्ता अब सुधरेगा नहीं, इसमें होप नहीं है, और ये आदमी भी अब नहीं सुधरेगा। एक रिश्ते के मरने से भी ज्यादा उस होप का मरना होता है कि द पर्सन विल नॉट चेंज। ठीक है। So the fourth stage is you're planning to escape, but some external pressures are, stopping you. You're there, you're suffering, you're not happy. The moment you enter your house, it feels like you're suffocating. But there are some other elements that are keeping you there. अगला देखें, फिफ्थ स्टेज अनलॉक होती है जब आप बहुत देर तक प्लानिंग टू एस्केप में रहेंगे, तो आप सफोकेट होने लगेंगे, और इस स्टेज में आप रिश्ता एंड कर देंगे। यानी कि ये है या तो सेपरेशन या डाइवोर्स की स्थिति, पांचवी स्टेज सेपरेशन और डाइवोर्स। मगर इस स्थिति में यू आर स्टिल ओपन फॉर रिलेशनशिप। ओके, आप ओपन है रिलेशनशिप के अंदर, मतलब कि आपको रिश्तों से विश्वास उठ गया ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतनी समझदारी कि एक रिश्ता मेरे जीवन में काम नहीं किया, तो मुझे इस रिश्ते से बाहर आ जाना है। आप उस रिश्ते से बाहर आ गए हैं। ओके, बट आपका कोई रिश्ते पे विश्वास नहीं उठा है कि रिश्ते होते ही खराब हैं, प्यार जैसी कोई चीज ही नहीं है। आप समझ पाते हैं कि इस रिश्ते की एक उम्र थी, और उम्र निकलने के बाद तो इंसान भी नहीं रहते, तो रिश्ता क्या चीज है। ठीक है। और कोई चीज आपके कितने ही प्रिय क्यों ना हो, आपके दिल के कितनी ही करीब हो क्यों ना हो, वंस इट इज डेड, आप उसे लाइफ टाइम घर में भी नहीं रख सकते, कंधों पे भी उठा के नहीं चल सकते। या तो उसे आपको बरी करना होगा, या फिर आप उसको जलाना होगा। दोनों ही स्थिति में आप अपने पास नहीं रह सकते। राइट। तो ऐसे ही जब रिश्ता मर जाता है, रिश्ते की डेट हो जाती है। राइट। रिश्ता, पता है, दो लोगों को मिलके एक थर्ड एंटिटी की तरह देखें। रिश्ता, अपने रिलेशनशिप को हमेशा एक थर्ड पर्सन की तरह देखें, कि एक आप है, एक ये, और एक है आपका रिश्ता। रिश्ता इज अ थर्ड पर्सन। दैट थर्ड पर्सन इज डेड, यू हैव टू बरी दैट। तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा एक दो लोगों की भलाई इसी में है कि वो हमेशा साथ रहें। इट इज नॉट नेसेसरी। समटाइम्स एक अच्छे रिश्ते का एंड यही हो सकता है कि उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। ठीक है। बट तोड़ना आसान होता है, जोड़ना मुश्किल होता है। तो पहला प्रयास जोड़ने का करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि जिस स्थिति में दोनों लोगों के लिए यही अच्छा है कि दोनों लोग अलग हो जाएं, और इवन उनके बच्चों के लिए। ठीक है। कई माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अलग ना होकर के, रोज झगड़ा करके, मारपीट करके, लड़ाई करके, टॉक्सिसिटी करके, एक दूसरे को बेइज्जत करके, घर की टॉक्सिसिटी के जरिए हम कोई बच्चों का फ्यूचर ठीक कर रहे हैं। जी नहीं। मनोविज्ञान ये बताता है कि डाइवोर्स हो जाने के बाद जो बच्चे पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, उससे कई गुना ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे माँ बापों के साथ रहने से आता है, जो हर रोज झगड़ा करके अपने बच्चों के ट्रोमेटाइज करते हैं, और उस टॉक्सिसिटी को बच्चों के अंदर भी डालते हैं। पांचवी स्टेज ये हुई जिसमें आप सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स हैं, लेकिन आपका रिश्ते पे से विश्वास नहीं उठा है। अभी भी यू आर ओपन फॉर रिलेशनशिप। आप में इतनी समझ है कि एक रिश्ता था जो नहीं चला, दैट्स इट। ऑफ कोर्स इस रिश्ते के अपने चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि आप अगर डाइवोर्स होते हैं तो इंडियन कल्चर में, वैल्यू सिस्टम के अंदर इसको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है। राइट। और अनफॉर्चुनेटली मेल पे इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, मेल को ज्यादा नहीं कोसा जाता है। जो फीमेल है उसके लिए बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स उसको फेस करने पड़ते हैं। तो ये पांचवी स्टेज है। और पांचवी के बाद में छठी स्टेज होती है दोस्तों,
कि छठी स्टेज ऐसी है कि जिसमें आपका रिश्ते से विश्वास ही उठ गया है, आपके अंदर एक डीप बिटरनेस आ गई है, जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग रिश्ते से तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन now you are not open for any kind of relationship in your life, that you will never have this relationship, you will never going to get into romantic relationship, or you're never going to get married again. You have decided deeply inside you that that's the end for me. That is the 6 stages where you become close hearted. आप अपने दिल के दरवाजे बंद करके उसके ऊपर ऐसा ताला लगा देते हैं कि nobody can unlock it. ठीक है जी, ये 6 स्टेजेस एक रिश्ते की नेचुरल इवॉल्व होंगी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो. दैट्स व्हाई वी नीड एफर्ट. सिर्फ आप प्यार से चलाना चाह रहे हो तो नहीं चलेगा मामला. मुझे चैट बॉक्स में बताएं ईमानदारी से. वी आर लाइक फैमिली हियर ओनली, सो पुट इट इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज योर लेवल राइट नाउ. 6 2, लास्ट 6, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, 2 3, सेकंड सेकंड स्केप. अनमेरिड खुश रहे हैं. ठीक है, आप इस क्लास को ध्यान में रखें. मैंने बोला पीआईपी